हेलो, नमस्ते। कुछ कारणों की वजह से, प्रॉब्लम आने की वजह से मैं कुछ समय के लिए हमें देरी हो गई है। फिर से हम शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू थर्ड सीरीज, होम्योपैथी एंड वुमेन हेल्थ सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है पीसीओडी एंड होम्योपैथी। आप में से कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, उन्हें मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर सुनैना अग्रवाल है। मैंने बीएचएमएस मुंबई यूनिवर्सिटी से पास किया है। मैं एक्स लेक्चरर मोतीवाला कॉलेज, धन्वंतरी कॉलेज में रह चुकी हूँ। मैंने हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन किया है गर्ल्स के लिए स्कूलों में। आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद मित्र उपक्रम विच इज कंडक्टिंग आनापान मेडिटेशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन। I am a regular blog writer on my website. I am associated with the Sunanda Keli Vidyalaya of Specially Abled Children. I am an associated member of HERI, which is an homeopathic education research and institute in Mumbai. मेरे वेबसाइट है drsunaina.com। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर, पीसीओएस। आप सोचेंगे ये पेंडोरा बॉक्स क्या है और क्यों है। पेंडोरा बॉक्स, एज यू ऑल नो, वो सिग्निफाई करता है एक आश्चर्यचकित एलिमेंट को। जब आप ये बॉक्स खोलते हैं तो बॉक्स में से बहुत सारी मुसीबतें निकलती हैं और वो आपको आश्चर्यचकित कर देती हैं। तो पीसीओएस भी कुछ इसी तरह की डिजीज है। मेरे पास एक लेडी आती है 15 साल की, जिसे पूरे साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही मेंसेस आते हैं। जिसे आज फोटो में आप देख सकते हैं कि उसको फेस पर बाल है जैसे कि दाढ़ी, पुरुषों की दाढ़ी की तरह। शी इज ऑल्सो कंप्लेनिंग ऑफ वेट इंक्रीज एंड स्लीपलेसनेस। एक दूसरी लेडी आई मेरे पास, 25 years old month की 25 years old. She has a complaint that she gets menses very irregular. कभी 3-4 महीने में आता है, कभी 2-3 महीने में आता है। फ्लो बहुत ज्यादा होता है और बहुत पेनफुल होता है, और ओकेजनली कभी कभी फेस पर हेयर भी दिखाई देते हैं। एंड शी कम्स विद द यूएसजी रिपोर्ट कि बाबा मेरे मल्टीपल सिस्ट दिखाई दे रहे हैं ओवरीज में। केस 3 एक लेडी आती है 30 years old. शी ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ इरेगुलर मेंसेस। कभी तो मेंसेस आ ही नहीं रहे हैं, या फ्लो कभी आता है, कभी फ्लो कभी बहुत कम आता है, और शी इज नॉट एबल टू कंसीव। शी हैज ट्राइड आईवीएफ ऑल्सो, 2-3 cycles वो करवा चुकी हैं, बट दैट हैज फेल्ड। Everything, her husband's reports are normal, but her sonography report shows the PCOD. A fourth lady comes to me with a 45 years old lady comes to me who is having 2 children. एक 10 साल, एक 6 साल के बच्चे हैं। उन्हें हेवी फ्लो होता है, 6 to 7 days तक चलता है। कभी कभी एकदम ही कम हो जाता है फ्लो। एंड she is also complaining of hypothyroidism, जहाँ she is having a complaint of increased weight, and she is taking the Thyronorm tablet 25 mcg, हिस्ट्री ऑफ अ माइनर अटैक, जिसके वजह से उनको कॉन्स्टेंटली लो ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ती है, और शी इज कंप्लेनिंग ऑफ द फेशियल हेयर टू। अब आप सोचेंगे कि ये चारों केस अलग अलग बीमारी के हैं, तो नहीं। तो आप ये देखिए कि ये जो पीसीओएस है, इसको अफेक्ट करती हुई जो एज ग्रुप है, फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम द एज व्हेन द मेंसेस स्टार्ट, जिसे हम कहते हैं 10 से 15 साल की आयु से लेकर 45-50 तक की आयु के पेशेंट्स हमें सब एज ग्रुप के मिलते हैं। और जिसे हमने पहले ही कहा कि व्हाट इज पीसीओएस नाउ। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो हमारे ओवरीज एंड ओव्यूलेशन को अफेक्ट करती है, जिसका मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, या हम कब कहेंगे कि बाबा ये लेडी को पीसीओएस है, तो उसमें 3 क्राइटेरिया कहे गए हैं कि वहाँ उन्हें सिस्ट दिखाई देता है ओवरीज में, और देयर इज अ हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन विच इज कॉल्ड एज, आप सभी जानते होंगे, टेस्टोस्टेरोन।
एंड तीसरा कंप्लेंट होता है इरेगुलर और स्किप्ड पीरियड्स। ये 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिस पर हम देखते हैं कि पेशेंट आ रहा है हमारे पास। मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप में से कोई जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस? क्योंकि ये काफी कॉमनली यूज किया जाता है, अरे पीसीओडी है या पीसीओएस है, या फिर ये दोनों का अर्थ सेम ही है। तो ये ऐसा नहीं है। पीसीओएस और पीसीओडी में फर्क ये है कि इन सच कंडीशंस जहां आप देखेंगे कि पीसीओडी मतलब वो डिजीज कंडीशन जहां हम सिर्फ पर्टिकुलरली ओवरीज के ही सिम्टोमेटोलॉजी से डील करते हैं, यानी कि सिर्फ ओवरीज में सिस्ट है और रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल ही हमें तकलीफ हो रही है, और कहीं और कोई ऑर्गन अफेक्टेड नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट जहां हम पीसीओएस की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, इट इज अ सिंड्रोम। Now when we say the syndrome, यानी वहां पे सिर्फ ओवरीज या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्टेड नहीं रह गए हैं, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि थायराइड भी अफेक्टेड हो गया है, डायबिटीज होने लगा है, हार्ट कंप्लेंट्स भी आने लगे हैं। तो इस तरह से और भी ऑर्गन्स पे आपको उसका असर दिखना शुरू हो गया है। यही मेन डिफरेंस है पीसीओडी और पीसीओएस का। क्या आप जानते हैं कि हाउ मेनी वुमेन इन इंडिया आर हैविंग पीसीओएस? प्लीज चैट बॉक्स में ए, बी या सी जवाब दे सकते हैं आप। 1 out of 5, 1 out of 10, 1 out of 20 या all of the above। यस, आप सबने बहुत सही जवाब दिया है। The answer is 1 out of 10 women in India are suffering from PCOS। तो आप देख सकते हैं कि ये इस और PCOS की जो बीमारी है, दिस इज अपकमिंग वेरी फास्ट डेवलपमेंट ऑफ दिस PCOS इज कमिंग अप नाउ। मेरा दूसरा सवाल है कि विच हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर PCOD? A, 1 which is increase in estrogen, 2 increase progesterone, 3 increase testosterone। यस, आप सभी ने सही जवाब दिया है। उसका आंसर है थर्ड, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, कि रिस्पॉन्सिबल है पीसीओडी के लिए। तो आइए जानते हैं कि ये पीसीओएस के सिम्टम्स क्या क्या है। तो सबसे पहले, जैसे हम कुछ स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं, कि लेडीज आती है हमारे पास एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ, जो कि हम कहेंगे, हमने कहा था कि फेशियल हेयर्स आते हैं इनको, मेल टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ बाल्डनेस यानी कि थिनिंग ऑफ हेयर होता है, और ये सारी चीजें होती है हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन के इंक्रीज होने के वजह से। दूसरी चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे वेट चेंजेस दिखता है, ट्रबल इन लूजिंग द वेट। आप कितनी भी एक्सरसाइजेस करिए, कुछ भी करिए, डाइटरी चेंजेस करिए, फिर भी वेट लूज होना बहुत मुश्किल होता है इन सब में। एक और जो चीज हमने देखी थी, जो पहले भी कहा था, कि ओवेरियन सिस्ट आपको सोनोग्राफी में दिखाई देंगे। देयर विल बी द लो सेक्स ड्राइव। अगेन आई विल से, जो इरेगुलर या मिस्ड पीरियड्स है, कोई कोई लेडीज को 2-2, 3-3 महीने पे महीने आएंगे, या फिर उनको फ्लो बहुत जाएगा या फिर बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं इरेगुलर, या आई शुड से इम्प्रॉपर इम्बैलेंस ऑफ द हॉर्मोन्स जो होता है, और इसी के वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर द लेडी इज कमिंग टू यू विद द फेलियर ऑफ कंसेप्शन, यानी इनफर्टिलिटी, यानी कि हमें बच्चा ही नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ, जैसे कि हमने पहले कहा, कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी जब टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, एंड्रोजन एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो मूड चेंजेस दिखाई देंगे, इरिटेबिलिटी, एंड ऑल्सो यू विल सी कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज द
चेंजेस इन योर फेस, जो कि यंग लेडीज लड़कियां भी मेरे पास आती हैं कि हमें बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, और इस वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। एंड एक और चीज इम्पोर्टेंट जो हमने देखते हैं कि जो मोटापा बढ़ता है, जब वो मोटापा बढ़ता है तो इट कॉजेज अनदर कंप्लेंट या दूसरी तकलीफ शुरू हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की। नाउ दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस आपके बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, लेकिन आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उनके ऊपर इंसुलिन का उतना प्रभाव नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप पेशेंट को डायबिटीज होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एक सिंड्रोम है जहां पर सिर्फ ओवरी से रिलेटेड नहीं, आपको हार्ट की तकलीफ से डायबिटीज शुरू हो गया, यू कैन सी हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारी चीजें शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो जैसे आप में से अगर किसी आप या आप खुद पीसीओडी के शिकार हैं या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, तो आप जानते ही होंगे। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको अभी कही, इसीलिए हम ये सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज डॉक्टर्स करवाते हैं कि बाबा टेस्टोस्टेरोन लेवल देखते हैं, एफएसएच और एलएच लेवल देखते हैं, जो कि एलएच इस टू एफएसएच का लेवल अगर 2 से ज्यादा है तो हम पीसीओएस, और टीएसएच है, प्रोलैक्टिन लेवल है, थायराइड जैसे मैंने कहा आपको, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है, लिपिड प्रोफाइल है, एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ये सारी चीजें, और सोनोग्राफी रिपोर्ट। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, मल्टीपल फॉलिकल्स के साथ ये सारी चीजें डॉक्टर्स एज अ फॉलोअप के लिए कहेंगे या फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के रूप के हमें ये सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं या करने के लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। तब आप कहेंगे कि अरे इतना सब कारण ही क्या है, हम क्यों पीसीओएस होता है, हमें हमें यही समझ में नहीं आता है। तो जब हम पीसीओएस की बात करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस पीसीओएस। तो जैसे कि हमने ये देखा है कि कुछ कुछ कंडीशंस में जेनेटिक कारण होता है, फैमिलीज में देखा है आपके मदर है या सिस्टर है जिनको पीसीओएस है तो आपको हो सकता है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण आता है लाइफस्टाइल चेंजेस का, जिसके बारे में हम आपका अभी और आगे भी डिस्कस करेंगे कि लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या क्या करना चाहिए। तो अब लाइफस्टाइल में जैसे कि हमारा आजकल स्ट्रेस लेवल है, हमारे खाने पीने की हैबिट्स है, हमारी बहुत सारी डेली रूटीन, एक्सरसाइज नहीं करना और फास्ट फूड की तरफ जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज है जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जब आप कहेंगे मेंटल एटीट्यूड, आप कहेंगे व्हाट इज दिस मेंटल एटीट्यूड। ना मेंटल एटीट्यूड का मीनिंग ये हुआ है कि हमारी मानसिकता, विद ड्यू कोर्स ऑफ जनरेशन आपने देखा होगा कि हमारी नानियां दादियां ये सब पीसीओएस क्या है उन्हें तो पता भी नहीं था, और शायद वो इससे शिकार भी नहीं हुई होंगी। लेकिन आज हमारा परिवर्तन है, हमारे सोच का परिवर्तन है। तो जैसे अभी मैं कहूंगी कि मेंसेस आना, तो मेंसेस आना के प्रति हमारी एक, मेंसेस आना एक फेमिनिटी का साइन है। फेमिनिटी में आता है कि हम एक मेंसेस आने से हमारे अंदर एक जो प्रकृति ने एक शक्ति दी है गर्भ धारण करने की, और ये गर्भ धारण करने की शक्ति जब प्रकृति हमें देती है तो हमें उसे कहते हैं स्त्री तत्व। स्त्री तत्व हमें एक इम्पोर्टेंट टॉलरेंस देता है, जिसे कि हम कहते हैं कि ये स्त्री तत्व ही हमें एक प्रकृति ने ऐसी चीज दी है जो हमें अलग करती है, दैट इज फेमिनिटी, दैट इज रिसेप्टिविटी, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि माता बनना, माता बनने के लिए जब हम मेंसेस के दौरान एक, आप जैसे हमने पहले भी सेशन में बात किया था कि मेंस्ट्रुएशन होना, गर्भ धारण करना और प्रेगनेंसी एक्सेप्ट करना, तो ये एक प्रकृति ने स्त्री के लिए दिया गया है। तो ये इसके अनुसार आपके अंदर शारीरिक, मानसिक और अलग तरह का बदलाव आता है जो कि हमें प्रकृति की देन है।
इसी के वजह से हम स्त्री को काफी संवेदनशील कहते हैं, उसके अंदर नाजुकता होती है, समर्पण के भाव आते हैं, और इसी का एक अनोखा संगम हम स्त्री में देखते हैं। जैसे कि सूर्य और चंदा है, दिन और रात है, वैसे ही प्रकृति में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का एक बैलेंस होता है। बट जैसे जैसे हमारी सोच बदल रही है, जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव जमाने में हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं, पर हम इस सब में भूल क्या रहे हैं? हम भूल रहे हैं हमारे बेसिक फेमिनिटी को। हमें शर्म आती है जब मेंसेस आते हैं, हम लो फील करते हैं। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी कहा था, हमें एक ग्लानि का अनुभव होता है कि बाबा हम लेडीज ही क्यों हैं, हमें ही ये सब क्यों होता है। बट ये उसके साथ ये भाव रहना हमारे लिए सही नहीं होगा कि हमें इस तरह से एक स्त्री होने का हमारे अंदर एक सुखद अनुभव होना चाहिए, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उसे चेरिश करना चाहिए। एंड वी हैव टू लिव द लाइफ ऑफ अ लेडी, live a life of a female and emotionality, a sensitivity way of life। अब मैं कहूंगी आपको कि हमारी बढ़ती कंपटीशन आ गई है, हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो गई है, तो हम सब लेडीज भी अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते हैं, तो उसके वजह से हम उतना समय नहीं दे पाते हैं, हमें समय की शॉर्टेज होती है, तो हम शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था लाइफस्टाइल चेंजेस में कि हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें हमें कहीं ना कुछ लेवल पर कहीं हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एवरीथिंग कम्स विथ अ प्राइस टू अस। अब आप और एक देखेंगे कि हम हमारी गर्ल्स को, आजकल हम गर्ल्स को देखेंगे तो दे ट्राई टू ग्रूम अप लाइक दैट एज अ टॉम बॉय। They don't like to wear the traditional Indian dresses. They want to gear up themselves, or they want to show up themselves in a different way. Something like that of a boyish kind of a गेटअप करना चाहते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक रिबल का भाव लाते हैं, हमारे अंदर चेंजेस का भाव लाते हैं। पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वी शुड चेरिश बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फेमिनाइन कैरेक्टर्स को हमें अपने चेरिश करना है और उसे बनाए रखना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मेंटल एटीट्यूड्स की तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। चलिए चलते हैं आगे। तो जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, या फिर मैं यूं कहूं कि चाहे आप होम्योपैथी करेंगे या फिर ये पीसीओएस ट्रीटमेंट करना ही क्यों है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट करने के लिए अवश्य जाएं और उसको देखें। क्यों? जैसे कि अभी हम यंग गर्ल्स को देखते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यंग गर्ल्स में कि उन्हें रेगुलर मेंसेस आने चाहिए। इट ऑल्सो मीन कि अगर रेगुलर मेंसेस आ रहे हैं तो आपका ओव्यूलेशन भी इंटैक्ट है। जैसे हम पहले भी कहे थे कि एल्डर वुमन है तो हमारा ट्रीटमेंट करने का मकसद होगा कि शी शुड बी एबल टू कंसीव। दैट कि ट्रीटमेंट अगर प्रोलॉन्ग हो जाएगा एंड आफ्टर दैट when she conceives also, then her menses should be regular so that the ovulation happens at the regular time. And if there is no need for conceive, जैसे कि हमने एक केस में देखा था, the lady is already having children, then our main objective will be कि रेगुलर होने चाहिए मेंसेस। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 15 साल की लड़की आपके पास आ रही है अपनी मदर के साथ, तो डेफिनेटली मदर्स आर हैविंग कंसर्न कि भाई कल हमारी लड़की की या तो हमें शादी करनी है या कुछ तकलीफ आगे आएगी, तो हम कैसे टैकल करें। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट उसका मेंसेस रेगुलर आ जाए। तो जो होम्योपैथिक वे से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर बहुत पेन हो रहा है, स्पाज्मोडिक पेन है, तो हम मैग्नम फॉस, विबर्नम, कोलोसिंथ, सिनिशियो इस तरह की मेडिसिन का उपयोग करते हैं। अगर ओलिगोमिनोरिया है, मतलब बहुत कम मेंसेस आ रहे हैं, तो उसमें हम सिनिशियो, गॉसिपियम पल्सेटिला, सीपिया, फॉलिक्यूलिनम, ओफोरिनम इस तरह की होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं पहले कहा था सिनिशियो, विबर्नम और इस तरह से।
तो अभी हम बात करेंगे एक 40 इयर्स ओल्ड लेडी की, कि भाई ये 40 इयर्स ओल्ड लेडी आई है तो इनको क्या तकलीफ है। शी इज कमिंग टू यू विद अ चीफ कंप्लेंट ऑफ एन इरेगुलर पीरियड। शी इज हैविंग, वो आई थी मेरे पास हाइपरटेंशन के लिए। शी वॉज ऑलरेडी ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड शी कंप्लेंट ऑफ एन ओकेजनल हेडेक। उनको उनके हम पर्सनल हिस्ट्री में देखेंगे तो शी हैड अ डिजायर फॉर स्वीट सार एंड बहुत प्रोफ्यूज प्रेस्पिरेशन होता है और शी इज वेरी चिली एंड शी फील्स वेरी कोल्ड। अगर हम उनके लाइफ स्पेस की तरफ चलें तो दिस लेडी इज हैविंग वन चाइल्ड। शी इज लिविंग द हस्बैंड एंड अ जॉइंट फैमिली, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और उनके बच्चों के साथ रहती है। एंड शी वॉज, अगर आप देखेंगे तो इसकी लाइफ स्पेस की तरफ हम जाएं तो शी वॉज अ अलोन गर्ल चाइल्ड ऑफ द पेरेंट। पेरेंट्स ने उन्हें बहुत लाड प्यार से पढ़ाया लिखाया एंड एज अ गर्ल शी ऑलवेज ड्रेस्ड हरसेल्फ एज ए टॉम बॉय। घूमना फिरना मस्ती मजाक करना, बहुत अच्छी चेयरफुल उनका चाइल्डहुड रहा। when she become to an around 25 years of old age, she got and yes, उनका schooling भी बहुत अच्छा रहा। she was good in her studies, she get herself B.Ed done। when she got 25 years of age of life, she got married। but yes, by the time she also had polycystic ovaries की complaint तो उनको पहले से ही थी, irregular periods की, शादी के पहले भी। तो शादी के बाद she has to undergo IVF treatment और उस ट्रीटमेंट के दौरान she got many of her emotional and physical setbacks, जिसके वजह से बहुत तकलीफ हुई उनको प्रेगनेंसी के दौरान। एंड बाद में ये हुआ कि प्रेगनेंसी होने के बाद शी स्टार्टेड, धीरे धीरे उनको ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, डायबिटीज दिखने लग गई, वजन बढ़ने लग गया। तो ये सब तकलीफें उन्हें आने लग गई थी। और वो लेडी जो सबके लिए दिन भर काम करती थी, उसे बहुत प्यार से रखती थी सबको, पर अब जैसे जैसे उम्र बढ़ने लग गई, नियर 35 एज टू 40 एज आते आते शी बिकम मोर इरिटेबल, चिड़चिड़ापन आने लग गया है और उसे जिंदगी में से ऐसा फील होता है कि अब कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अभी मुझे ये रूटीन काम नहीं करना है। शी गेट्स फेड अप ऑफ अ डेली रूटीन वर्क एंड नाउ she also started कि I should give something new to myself to show that yes, I have studied, I am an independent lady। so she started going to the she again started to go to the school as a school teacher, and she started to balance her self respect, her love for herself with her family and the freedom sense it। तो you see, आप ये देखिए कि कैसे वो लेडी अपने आप को बचपन से इस मोड़ तक आते आते उसके अंदर कितने बदलाव आए, कितने अप्स एंड डाउन्स आए, और इन सब के साथ उनका मेंटल इमोशनल फिजिकली क्या क्या चेंजेस होने लग गए। जैसे जैसे उनके मेंटल लेवल पर चेंज आने लग गए, आपने देखा कि उनकी फिजिकल बॉडी में भी चेंजेस आने शुरू हो गए। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर, हाइपोथायरॉयडिज्म और हेडेक्स की तकलीफ आनी शुरू हो गई है। तो इसी तरह से जब हम स्टडी करते हैं तो हम होम्योपैथी में एक लेडी की पूरी लाइफ स्टडी करते हैं और उसी के बेसिस पर हम उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पीसीओएस एग्जैक्टली करना क्या है। एग्जैक्टली हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। नाउ इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम चलते हैं, यू हैव टू असेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ and the impact of the symptom, you have to improve the communication with the patients now। एंड इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ओबेसिटी की तकलीफ होती है, यानी वजन बढ़ता है। जब वजन बढ़ता है तो पीसीओडी की तकलीफ शुरू होती है। तो ये एक तरह से इस तरह से हो गया है कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। अगर मोटापा बढ़ता है तो पीसीओडी की तकलीफ होती है, पीसीओडी की तकलीफ होती है तो मोटापा बढ़ता है। तो इट इज समथिंग विच इज गोइंग राउंड एंड राउंड, एक विशियस सर्कल की तरह ये तकलीफ चलती है। तो आपको ये ट्रीटमेंट आप भी जानते हैं कि डजेंट हैपन इन अ शॉर्ट टाइम, इट गोज फॉर मंथ्स।
एंड उसी दौरान आपको पेशेंट्स को, आपको भी अपने आप को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार अपने, ठीक है अभी इस समय नहीं कर पाए, चलो ठीक है ये करें, हम डाइटरी चेंजेस करेंगे जो हम आगे बात करेंगे। तो हमें ये चीजें बार बार करती रहनी है, कंटिन्यूस करती रहनी है, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, तो ये सारी चीजें आती हैं। नाउ मैनेजमेंट की बात जब हम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया आता है लाइफस्टाइल का। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यू हैव टू लाइफस्टाइल में डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन हो, वेट मैनेजमेंट हो, वी हैव टू बैलेंस दिस आउट इन द लाइफ। So when we are talking about the dietary modifications, now dietary modifications में आप देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं gut a new brain। जैसे कि हम पहले भी कहते थे कि जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आज की मेडिकल साइंस जो हमारे ऋषि मुनियों कह के गए हैं, आज के मेडिकल साइंस भी ये बात मानने लगा है, और हम इसी बात के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देंगे कि व्हाट आर द डाइटरी मॉडिफिकेशंस व्हिच वी हैव टू डू। जैसे कि यू हैव टू टेक द लेस फास्ट फूड, फैटी फूड्स है, पैकेटेड प्रोसेस्ड फूड है, जो हमने पहले ही कहा, शॉर्टकट फूड्स हमें घर जाते समय ले लेते हैं, चलो ठीक है जब भूख लगी तब खा लिया, पैकेट खोला खा लिया। You have to increase the plant-based food. Now plant-based food से मतलब है मेरा कि जैसे कि हम पालक है, मेथी है, ये सारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सैलेड्स है, ये हमारे फूड्स में आना बहुत जरूरी है, एंड इनका रेशियो हमारे फूड में मात्रा में अच्छा होना चाहिए, रेदर देन ओनली गोइंग टू द कार्बोहाइड्रेट। You have to increase the desi ghee in your diet. Now this is a very important thing which I have seen nowadays। सब बोलते अरे घी नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, उससे मोटापा बढ़ता है। एक तो पहले ही हम मोटापे से परेशान हैं, उसके बाद घी खाएंगे तो हम और मोटे हो जाएंगे, बट दैट इज नॉट द केस। जो देसी घी हम खाते हैं, स्पेशली अगर आप गाय का घी का सेवन करें, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर hormone balance। Ghee is nothing but a fat, and your hormones are also a fat soluble, which are based on the fat। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप हार्मोनल बैलेंस करना चाहते हैं तो आपके बॉडी में गुड फैट होना भी उतना ही जरूरी है। तो यू शुड डेफिनेटली इन आपके डाइट में इंट्रोड्यूस देसी घी। यस, वेरी जो कॉमनली अभी सभी जानने लगे हैं कि नट्स है, मिलेट्स है, पल्सेस है, जो हमारी इंडियन देसी खाने की थाली में जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन सब का एक प्रॉपर पोर्शन हुआ करता है। वी शुड फॉलो दैट टू गिव अ प्रॉपर डाइट टू दिस थिंग्स। देयर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ सप्लीमेंटेशन की भी बात करते हैं, जैसे कि क्रोमियम है, आयरन और जिंक। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी इवन दोज कंडीशंस जहाँ पे हमने कहा था सिंड्रोम में कि इंसुलिन ये कम हो जाता है, आई एम सॉरी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इन सच केसेस जहाँ डायबिटीज की तकलीफ शुरू होती है, तो इन सच केसेस में भी जिंक का बहुत एंड क्रोमियम का इम्पोर्टेंस देखा गया है। और जहाँ लेडीज जो ऑलरेडी बहुत प्रोफ्यूज फ्लो के वजह से आती हैं, हमने लास्ट सेशंस में भी डिस्कस किया था, आयरन इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड वो सारी चीजें जहाँ पे आयरन की सप्लीमेंटेशन किस चीजों में मिलती है वो हम देख सकते हैं। Yes, very very important part is an exercise। जैसे आप देख सकते हैं, a jogging, a walking in a good sunlight in the morning walk is a very very good habit। You can do swimming, you can do yoga, ये सारी चीजें जो आप कर सकती हैं, minimum 45 minutes to 1 hour of a regular exercise is a must in our daily routine। जैसे हम lifestyle modifications में कह ही रहे थे, it is a very very important thing। Now exercise in the sun, this point में ये कहना चाहूंगी कि जब आप, हमारी बॉडी को प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हम दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करें, घर में रहें, वो इतना, हमारी बॉडी की जो स्किन है उसमें एक ऐसे इन सच कंडीशंस आर व्हेन आवर बॉडी स्किन, और आई शुड से आवर स्किन गेट्स एक्सपोज्ड
टू द सनलाइट विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी अगर आप नहीं चाहते हैं, और जो कि हमने देखा है कि पीसीओएस के केसेस में मिलती है, तो एक्सरसाइजिंग इन द सन around about 10 to 15 minutes every day in the morning gives a very good amount of exposure and it prevents the vitamin D3 deficiency. आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, यू कैन रीड इन डिटेल about the PCOS on my website, and also you can read about the dietary guidelines on the PCOS. Now, जैसे मैंने कहा था डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बाद एक्सरसाइज के साथ साथ स्लीप. Now, when I talk about the sleep, the adequate amount of the sound sleep is very very important. अब स्लीप से आप कहेंगे कि नॉर्मली हमें एक नॉर्मल सर्काडियम रिदम फॉलो करना चाहिए. सर्काडियम रिदम मतलब जब प्रकृति ने हमें एक साइकिल दिया है, जैसे हम पहले भी कहते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मेन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. तो इसका मीनिंग कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें. बॉडी को 6 to 8 आवर्स का जो नॉर्मल सर्काडियम रिदम है, जिसे हम कहते हैं नाइट स्लीप, इज अ मस्ट. एंड अर्ली गेटिंग अप gives a very good boost to your hormones in the body. The hormones are a very very sensitive चीजें, जैसे हम लोग मैंने इसलिए कहा है इट अफेक्ट्स योर हार्मोनल बैलेंस. हार्मोनल बैलेंस होता है जहां हमने कहा था कि हमारी बॉडी में, ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दैट ग्लैंड secretes LH FSH, जो हमने पहले भी कहा था इन्वेस्टिगेशन में, एंड दैट FSH LH फिर जाकर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन ये सब का प्रोडक्शन करते हैं. इन सब का असर होता है हमारी बॉडी पर. तो ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है कि हम अपने स्लीप पैटर्न को अच्छा करें. हम अगेन मैं यही बात कहना चाहूंगी, स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम या तो पढ़ाई होती है या फिर घर के प्रेशर्स होते हैं, इन सब के वजह से लेट टीवी देखते हैं, मोबाइल सर्फिंग करते हैं. आजकल आप देखेंगे कि यंग स्कूल गोइंग, इवन कॉलेज गोइंग, अभी जो कोविड क्राइटेरिया चल रहा है, कोविड के वजह से घर में हम सभी बंद हैं. हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, हम सब टीवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, लेट नाइट्स सोते हैं. एंड these all things are definitely going to get affect your hormonal balance, and this hormonal imbalance leads to the PCOS. ये बहुत important criteria है जिन पर आज हमने स्टडी किया है, और इन्हीं चेंजेस में आगे हमें काफी बेनिफिट दिखाई देता है. Now, whatever the information which is given here is not for the public use. The purpose is only for the discussion and the awareness. The real personal identities are not disclosed here. And whenever आप जो भी medicines ले रहे हैं, वो डॉक्टर के एडवाइस के बिना कृपया ना लें. मैं इंतजार कर रही हूँ. आप में से कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं. तो थैंक यू वेरी वेरी मच. आप सभी ने मेरा ये सेशन सुना इतने पेशेंस के साथ, और आपके जो भी प्रश्न होंगे आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आप उसके बारे में मेरे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपको पीसीओएस के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है, और इसके साथ साथ आप अपने प्रश्न भी मुझे पूछ सकते हैं. और मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने मुझे अपना समय दिया है.
इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भी भेजना चाहूंगी कि आपको मेरा ये होम्योपैथिक एंड वुमेन सीरीज कैसा लगा, आप क्या चाहते हैं मुझे कि मैं आपसे अगली कोई सेशन जब करूंगी तो मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहेंगे कि मैं आपसे उसके बारे में बात करूं। कृपया मेरा एक गूगल फीडबैक फॉर्म होगा, आप उसे प्लीज भरें और काइंडली लेट मी नो हाउ यू लाइक माय सेशंस। थैंक यू वेरी वेरी मच। धन्यवाद।